Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. Daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो और आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से थोड़ा सा बाहर अब हम आ जाते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं श्री राम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे जो आज का लेक्चर है दैट इज़ ऑल अबाउट दीज आर्टिकल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो वो है एबॉर्शन राइट्स। ये दो वर्ड्स लग रहे हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस वाला टॉपिक है। प्रीलिम से भी सवाल बन सकते हैं, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जितना समझ अगर इस आर्टिकल में आपको लग जाए तो मतलब इसकी एनालिसिस अगर आप बेस्ट तरीके से कर लो, मैं ये बोलूँगी तो एक बहुत ही अच्छा आंसर अगर यूपीएससी आपसे मांगे रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, उसका सिग्निफिकेंस, एबॉर्शन राइट्स फॉर सिंगल विमेन, राइट, ये सारी बातें आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। साथ ही साथ ये आपका इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, इससे भी लिंक होता है। सॉरी, इश्यूज रिलेटेड टू विमेन और हेल्थ से भी लिंक होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये अभी क्यों न्यूज में है, क्या केस सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा आया हुआ है जहां पर ये वापस से न्यूज के अंदर आ गया है, इसको जानेंगे। और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एबॉर्शन लॉ एमटीपी 2021। एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर रिप्रोडक्टिव राइट्स की। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विल टेक इट अप इन डिटेल और ये भी इस पे एडिटोरियल्स भी बहुत आ रहे हैं आजकल। सो इस आर्टिकल को कवर करेंगे। ऊपर जो 3 आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, चिलिका लेक पहले जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से भी प्रीलिम पॉइंटर आई वुड स्पेसिफिकली से, डांसिंग फ्रॉग्स प्रीलिम्स पॉइंटर एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इंपॉर्टेंट बैठता है ये टॉपिक दैट आई डिस्कस डेफिनेटली। सो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन टुडेज लेक्चर। तो वही शुरू करते हैं। मैं बोल ही रही थी जैसे कि हालांकि माहौल पूरा आसपास जो सेट हुआ है वो ऐसा ही है मैच वाला। जब तक ये वीडियो आएगी आपके पास पब्लिश होगी तो लेट्स सी क्या रुख होता है। काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे मैच को लेकर भी जब ये मैच होते हैं ऐसे बड़े वाले, लेकिन अब वही उससे वो जो माइंडसेट है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और आधा घंटा इस सेशन को ध्यान से सुनते हैं, राइट। एबॉर्शन राइट्स। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक्स दे रहे हो, और जो नहीं दे रहा है गाइस प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक और कैसे सेशंस आपको लग रहे हैं, ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कहाँ कुछ डाउट आ रहा है, प्रिपरेशन सही चल रही है, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। अगले सेशन में मैं डेफिनेटली उन चीज़ों को एड्रेस कर सकती हूँ, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, राइट। एंड सेशंस अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर किया करो, बहुत मायने रखता है। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक्स। ओके, so there you go with this article, that is abortion rights in India, the legal complexities and ethical dilemmas. अब ये आर्टिकल क्यों न्यूज में है, ये अबॉर्शन लॉ को समझने से पहले इसको थोड़ा सा हॉल्ट पे डालो। पहले मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। सो द केस इज अबाउट a 27-year-old married women। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, married women, right? So the case is about a 27-year-old married woman who already is a mother of 2 boys. She found herself pregnant again and this pregnancy was unplanned, right?
So she believed that her family's income is not sufficient to support another child. So she wants to end the pregnancy, terminate the pregnancy. She approached Supreme Court to seek permission for abortion, even though she is already 26 weeks pregnant. So she's a married woman, she is 26 weeks pregnant, but the pregnancy was unplanned and her family income is not that ki it is sufficient to support another child. So she wants to terminate it, but the pregnancy is 26 weeks. So now the question arises कि अब स्टोरी चल क्या रहा है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते जाओगे तो सिचुएशन क्या है, हुआ क्या. इनिशियली 2-judge bench of Supreme Court agreed to allow the termination of pregnancy. They based their decision on the belief that if a pregnancy is unwanted due to maybe contraceptive failure, it is similar to a forced pregnancy. It is similar to a forced pregnancy and it can be terminated. But यहाँ पर AIIMS, the medical institute in Delhi, they raised a concern with the court. They asked कि क्या ये acceptable होगा to stop the fetal hurt, क्योंकि जो बच्चा है that was considered viable. Viable मतलब it could survive now outside the womb also. So they asked whether it would be acceptable to stop the fetal heart, because before the termination, if you are going for abortion, you are stopping the fetal heart since the fetal is now viable. इस concern की वजह से अब क्या हुआ, judges में भी the bench was divided, right? So अब ये case was presented before 3-judge bench. 3-judge bench led by Chief Justice of India. So this new bench now requested a fresh medical report to understand the fetal health and the medical condition of the women as well before making a decision on whether to permit abortion or not. थोड़ा पिक्चर में समझ आया कि चल क्या रहा है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ये मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया है. अब इसी कॉन्टेक्स्ट पे हम ये पूरा आर्टिकल लेंगे. पहले इंडिया में एबॉर्शन लॉ को समझते हैं, राइट? मैंने आपको बोला MTP एक्ट 2021. इसका मतलब चेंजेस हुए हैं. इसका मतलब कि पहले क्या था, MTP एक्ट 1971 था, राइट? So in India, there is MTP Act which was introduced in 1971 to make it easier and safe for a woman to have abortion, right? उससे पहले women's were they were resorting to unsafe methods for abortion. अब वो कहता था लॉ कि अगर pregnancy it is up to 12 weeks, ये मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए. अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक की है तो अ विमेन कैन गेट एन अबॉर्शन विद द ओपिनियन ऑफ जस्ट वन डॉक्टर. ओपिनियन टर्म है, एक डॉक्टर के ओपिनियन से. अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 हफ्तों की है तो अबॉर्शन के लिए 2 डॉक्टर्स की कंसल्ट बेसिकली रिक्वायर रहेगा, ओपिनियन रिक्वायर रहेगा. सो डॉक्टर विल असेस इफ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या ये विमेंस की लाइफ पे रिस्क डाल रही है, क्या बच्चे में मेंटल कुछ एबनॉर्मेलिटीज या फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो ये 2 डॉक्टर्स हैं, उनके ओपिनियन पे चीजें आएंगी. ये 1971 का था, बट फिर उसके बाद चेंजेस हुए और MTP एक्ट 2021 आया. 2021 वाले ने क्या करा कि 3 स्टेजेस हैं टर्मिनेशन के लिए. अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हो तो 3 स्टेजेस हैं. अब वो बोलते हैं कि 20 वीक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. 20 वीक्स का टर्मिनेशन अगर आप चाहते हो, टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स हो सकता है विद द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर. पहले 2 चाहिए थे, अब 1 ही डॉक्टर. दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्तों की है तो वहां पर आपको ओपिनियन चाहिए रहेगा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. तो यहां पर अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 या 24 वीक्स की भी है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगी हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. 24 वीक्स के बाद क्या होगा, a medical board in approved facilities assess the termination based on the substantial fetal abnormalities also.
मतलब अगर 20 हफ्तों की है तो एक डॉक्टर की एडवाइस, अगर 20 से 24 की है तो यहाँ पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चाहिए रहेंगे। बट यहाँ पर अगर ये 20 से 24 की भी है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कुछ कंडीशंस बता देती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स की है, सो कुछ 7 कैटेगरीज है कि कौन सी विमेन एलिजिबल होंगी। अगर वो माइनर हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, रेप हो, या मेंटली इल विमेन हो, या बेसिकली विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज हो, राइट, या फिर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस हो जाए ड्यूरिंग दी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, मतलब विडो या फिर डाइवोर्स हो जाए, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। और अगर 26 वीक्स तक की है तो देयर विल बी अ मेडिकल बोर्ड दैट विल असेस द टर्मिनेशन बेस्ड ऑन द फीटल अबनॉर्मैलिटीज ऑल्सो। अब ये वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, मैं उम्मीद कर रही हूँ ये इतना तक आपको समझ आ गया। गवर्नमेंट ये कहती है, मतलब द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हु इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट विमेन डज नॉट हैव कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है टू मेक डिसीजन अबाउट हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। अगर वो अनबॉर्न चाइल्ड के, इफ इट एंडेंजर्स द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। सो दे पॉइंटेड टू दिस एक्ट ऑल्सो कि ये अलाउ करता है अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर, राइट। अगर वो प्रेगनेंसी मदर की लाइफ पे कुछ सीरियस थ्रेट डाल रही हो, या फिर अगर फीटस हैव एनी डिफॉर्मिटी कि आगे सर्वाइव नहीं हो सके तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, so while the law does grant the right to terminate a pregnancy in certain situations, but यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड का वेलबींग और उसके राइट को प्रोटेक्ट करना भी इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड इज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन विमेन राइट्स एंड द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ऑल्सो। सो यहाँ पर एक लीगल डिबेट शुरू हो चुकी है। ये लीगल डिबेट किसके बीच में है? गवर्नमेंट का स्टैंड आपको पता चल गया। उनका लीगल आर्ग्यूमेंट क्या है कि विमेन के पास कोई भी एब्सोल्यूट राइट ऑफ ऑटोनॉमी नहीं है अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक्सेस करने का। व्हाट अबाउट यू, ईदर वे यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ऑल्सो, राइट। एमटीपी एक्ट ऑफ 2021 के अंदर भी उन्होंने अगर 24 वीक्स की डेडलाइन में बोला है तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, यहां नहीं है। लीगल डिबेट क्या आती है? डिबेट का कोर पूरा सेंटर हो चुका है इस बात पे कि वंस अ वायबल बेबी एग्जिस्ट, फीटल इज वायबल नाउ, तो विमेन्स राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी और इंटेग्रिटी शुड यील्ड टू द एक्ट। मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर लीगल डिबेट ये है। देखो, आर्टिकल 21 है आपके पास, राइट टू चूज, राइट। सो एक तो आर्टिकल 21 हो गया। बातों को ध्यान से समझो, यहां यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछी जा सकती है कि इस पे कौन कौन से आर्टिकल लिंक कर सकते हो आप। राइट टू आर्टिकल 21, राइट टू चूज अंडर आर्टिकल 21, राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी, प्रिवेसी, मतलब इट गिव्स टू एन अनमैरिड वुमेन ऑल्सो, राइट, कि वेदर टू बियर अ चाइल्ड और नॉट, तो ये आपके पास राइट है। आर्टिकल 14 के अंदर क्या है? आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है। तो यहां पर अगर एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर यार प्रोहिबिटिंग सिंगल या अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन विद प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स, राइट, फ्रॉम एक्सेसिंग द अबॉर्शन। मतलब आप क्या कर रहे हो? एक तरफ एक अनमैरिड वुमेन को आप बोल रहे हो या प्रोहिबिटिंग हर, अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक की है, फ्रॉम एक्सेसिंग दी अबॉर्शन। और अगर कोई मैरिड वुमेन है तो अगर कोई ऐसा केस बन जाता है तो वहां पर आप उसको अलाउ कर दोगे, तो ये राइट टू इक्वालिटी के, इट इज अगेन वॉयलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो कहने का मतलब ये आ जाता है कि यहां पर सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि बॉडीली ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इट इज पर्सन्स राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन बॉडी एंड हेल्थ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लॉ, डॉक्टर्स। इन दिस केस इट्स अबाउट अ वुमेन्स राइट टू डिसाइड व्हाट हैपेंस टू हर ओन बॉडी, whether to continue a pregnancy or not. But debate है fetal right पे भी, right of, what about the right of an unborn child, especially one अगर उस if it reaches a stage जहां पर it could potentially survive outside the womb, right? So it raises the question at this point of time. So court had to weigh this conflicting rights and interest. This is the whole argument. तो यहां पर अब जुडिशियल ओपिनियंस क्या है? जस्टिस कोहली स्टैंड्स, वन जज अलाइन विद द गवर्नमेंट पोजीशन कि women should not be allowed to terminate the pregnancy, right?
जज डिसेंटेड कि विमेन शुड बी रिस्पेक्टेड कंसीडरिंग हर सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, मेंटल हेल्थ, राइट. एंड फिर ये केस जो है ट्रांसफर कर दिया गया है टू दी 3 जज बेंच फॉर अ फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट टू असेस फीटस हेल्थ ऑल्सो एंड विमेन्स मेडिकल कंडीशन ऑल्सो. अच्छा, सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट ने पहले 26 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना परमिट किया हुआ है. कोर्ट हैज प्रीवियसली परमिटेड टर्मिनेशन बियॉन्ड 26 इन केस ऑफ रेप और कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स, राइट. तो यहां पर ये सवाल भी उठता है, सुप्रीम कोर्ट हैज allowed the termination of pregnancy beyond 26 weeks in certain cases, right. Another case involved an unmarried woman who has 24 weeks, जो 24 weeks pregnant थी due to a consensual relationship. The court permitted the termination. उस केस में भी कोर्ट ने कह दिया था, right. So इन सबके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो बात ये है कि ऑनगोइंग डिबेट आपको पता चल गया, प्रायोरिटाइजिंग द वुमेन्स राइट ओवर द अबॉर्शन एंड नीड टू बैलेंस द राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड. तो यहाँ पर एक विमेन वर्सेस अनबॉर्न चाइल्ड के बीच में आपको राइट को बैलेंस करना है. हाँ, तो मैं सेवरल केसेस में कोर्ट ने अलाउ किया है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी 27 वीक की थी, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन अलाउ किया था फॉर एन अनमैरिड विमेन ऑल्सो हु वॉज 24 वीक्स प्रेग्नेंट, राइट, और कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी. तो बेंच ने साइट किया था ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? It refers to an approach where the constitution is interpreted and is applied in a way that fosters societal transformation. इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं. ये जैसे जैसे नॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं, सो इट टेक्स इनटू अकाउंट दीज इवॉल्विंग नॉर्म्स ऑल्सो, द वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. So in the context of this case, it means that court recognized, court acknowledged the changing dynamics of families, the relationships in this contemporary society. Past में जो societal norms थे, जो legal frameworks थे, वो they might be more rigid regarding abortion, regarding family structure, but with this concept of transformative constitutionalism, court adopted its interpretation of the law to align with these societal values, to recognize the right of an unmarried woman also to make decisions about her pregnancy, about her reproductive choices, right. So अगर आप यहाँ पर termination allow कर रहे हो, तो मतलब court affirm कर रहा है कि women की right to choose what happens to her body and her pregnancy even in a later stage. तो मतलब आप क्या reflect कर रहे हो कि आप progressive हो रहे हो, you are understanding this approach. Are you getting my point? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब एक चीज़ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ भी कंपैरिजन किया हुआ है. तो बेसिकली बात आती है फीटल वायबिलिटी की. इस कॉन्सेप्ट के अगर हिसाब से देखा जाए, इंडिया में ये जो आइडिया है ऑफ फीटल वायबिलिटी एज अ स्टैंडर्ड की क्या अबॉर्शन के अप्रूवल देना चाहिए या नहीं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब कंसीडरिंग कि क्या फीटस इतना डेवलप हो चुका है कि वो सर्वाइव कर सकता है आउटसाइड द वोम, ये अप्रोच अलाइन करती है विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. यहाँ पर एक केस है यूएस रोवी वर्सेस वेड. सो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में 1973 की एक लैंडमार्क जजमेंट रही थी दैट एस्टैब्लिश्ड द राइट टू allowed abortion until fetal viability. मतलब it established the right to legal abortion up to the point of fetal viability. पहले क्या था, उस टाइम पे वाइबिलिटी वॉज कंसीडर्ड 28 वीक्स. नाउ उसको कम कर दिया गया है साइंस में एडवांसमेंट होने की वजह से कि 23 से 24 वीक्स की भी हो, मतलब फीटल का हार्ट वो धड़कता है और अब बच्चा जो है आउटसाइड द वोम सर्वाइव कर सकता है, राइट, 24 वीक्स के बाद भी. अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया का जो एबॉर्शन लॉ है उसमें क्लैरिटी नहीं है. क्यों यहाँ पे डिसीजन टू टर्मिनेट आफ्टर 20 वीक्स ऑल्सो इट फॉल्स ऑन डॉक्टर रेदर देन द विमेन. फिर उसके बाद कोर्ट की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड रहती है, राइट. तो ये सवाल होता है. तो ओवरऑल द ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट केस हाईलाइट्स दिस लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस आल्सो, लीगल भी और एथिकल भी. While the law supports women's right to choose,
The challenge lies in finding a delicate balance between the right of unborn child and the individual autonomy also. तो यहाँ पर एक legislative gap भी है. Are you getting my point? Potential legislative amendment करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So there is a legislative gap. Ethical debate भी है ये. ठीक है, तो आई होप अब आपको ये केस पूरा समझ आ गया है, और केस के साथ साथ बाकी सारी बातें मैंने इन डिटेल अब कवर कर दी हैं. जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उन सब का निचोड़ पूरा कंबाइन करके एक साथ आपके सामने रख दिया है. हर एक एस्पेक्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. राइट, जितने भी आर्टिकल्स पहले आए आगे आएंगे इसी में ही सब कुछ है. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया है. इन केस कुछ भी अपडेट हुआ सो आई टेक दैट अप, बट ये बेस है. ठीक है, नाउ आई एम मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. मैं इन आर्टिकल्स पे टाइम इसलिए लेती हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें बैक टू बैक एडिटोरियल्स आते हैं, और एक बार एक मैं हर दिन ये क्यों नहीं लेती हूँ. मैं सोचती हूँ पहले सारे एडिटोरियल्स आ जाए, फिर आपको उसके लिए क्लब करती हूँ. क्लब करने के बाद आपको एक देती हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप ही के फायदे के लिए. Now moving to this article, that is Chilika Lake. Migratory birds have started their journey to Chilika Lake, that is India's largest water bird habitat. कहाँ पर? उड़ीसा में. मैप में जाके देखना ज़रूर है. So सर्दियाँ आने वाली है, उसी के चलते अब माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ीसा तक पहुँच गए हैं. ये एक विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का. तो चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है विद अ शैलो लेगून. उड़ीसा के अंदर है. पूरी खुर्द गंजम ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इट इज स्प्रेड आउट. बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है. राइट, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर flowing into Bay of Bengal. Broadly it is divided into 4 ecological sectors based on salinity: southern zone, central, northern and outer channel. ये important नहीं है, but important is about this चिलिका लेक, जो कि आप एक बार मैप में भी जरूर देख लोगे. तो चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, ये जरूर ध्यान में रखना. मतलब मिक्स ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर. ठीक है, क्लियर है? हाँ, और इनसाइड दिस लेक देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑल्सो, दैट इज नलबन आइलैंड. अगर पूछ लिया जाए 1981 में चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन. इंपॉर्टेंट है. It is one of the hotspot of biodiversity in India. Yes, it is true. So these all the lines can be given to you as statements in prelims. Next you have Indian Pharmacopoeia Commission has joined this group, that is PDG, Pharmacopoeia Discussion Group, to enhance pharmaceutical standards. क्या है ये? इसको समझ लेते हैं, है ना. आईपीसी, अच्छा ये है आईपीसी, शॉर्ट में हम बोलेंगे आईपीसी, और ये पीडीजी. ठीक है. नाउ आईपीसी इज लाइक अ ग्रुप दैट मेक श्योर मेडिसिन्स इन इंडिया आर सेफ, वर्क वेल. अब क्या किया उन्होंने? दे रिसेंटली ज्वाइंड दिस स्पेशल ग्रुप ऑफ पीडीसी around the world. There is a group of people from around the world who do the same thing. This new group helps to set rules and standards for medicines that everyone agrees on. So being a part of this group makes India's medicine more trusted, accepted worldwide. अब IPC के बारे में कुछ facts मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. एक autonomous institution है under the Ministry of Health and Family Welfare. It is created to set the standards for drugs in India. सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका काम सिर्फ ये नहीं है. So it has a very important job, first of all, to decide the right rules and standards for all the medicines in India for different diseases. These rules are written in book, that is IP, Indian Pharmacopoeia, which is like a guidebook for making sure medicines are best they can be. IPC's job is not just about these rules. They also want to make sure people use medicine in the right way. They encourage using generic medicines, which are like simpler, more affordable versions. Right? So this is the scenario. IP further promotes this rational use of generic medicines. It prescribes standards for identity, purity, strength of drugs. It is in charge of, मतलब
making rules that are followed. They also provide something like special mark or fingerprint that helps to identify कि इस medicine is made correctly, it is pure, ये लगा लो, ठीक है. Now what is this PDG? ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसका एम है टू हार्मोनाइज ग्लोबल फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, ताकि मैन्युफैक्चरर्स पे बर्डन कम हो. मतलब ऐसा हो गया कि सबके लिए सेम सेट ऑफ रूल्स है, मेकिंग श्योर कि मेडिसिन आर गुड नो मैटर वेयर दे आर मेड और यूज. इट्स लाइक एवरीवन एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऑन द सेम गेम रूल्स, एवरीवन विल प्ले फेयर. इंडिया की मतलब यहाँ पर एंट्री यहाँ, अच्छा आप ये देखो, पीडीजी 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय यूरोपियन फार्माकोपिया, जापानीज एंड यूएस. 2001 में WHO ज्वाइंड एज एन ऑब्जर्वर. अब इस आर्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पीडीजी, सवाल उठता है मेंस के लिए कि हाउ इट विल बेनिफिट इंडिया. मेंबरशिप इन द पीडीजी, हाउ इट विल बेनिफिट इंडिया. IPC's रूल for medicine will be known, जो आपके होते हैं. They will be respected worldwide. Other countries will trust, accept the medicines that are made in India more easily because they have those same high standards. They are agreed upon by the group. It shows that IPC is keeping up with these latest best ways to make medicines. IPC will work closely with other important groups also from different countries, right? It is easier for pharmaceutical companies of India to follow these rules to sell the medicines internationally also. More medicines made in India can be sent to other countries that are a part of this PDG, right? More export. So there it will help India. The last article of today's lecture about this frog. Dancing frog. क्यों बोला जा रहा है? Dancing frogs referred to, why we are talking about, because a group that is this Wildlife Trust of India, and they looked into the big study about these frogs, and this study is like a report card that tells how different kinds of frogs are doing. So in Western Ghats there are frogs that do a little dance, they are unique. तो यहाँ पर सवाल ये आता है, मतलब बात ये है that study found that these dancing frogs are in most danger as compared to other frogs in India. So 24 species of the frogs, they belong to this particular group, Micrygzellis genus. So 24 species of the frogs belonging to this genus that were assessed, 2 were found to be critically endangered, 15 are endangered. तो मतलब आप बोल सकते हो कि threatened ज़्यादा है. डांसिंग फ्रॉग्स यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम्स में. कौन से जेनस से है? मिक्रिक्जेलिस. बिहेवियर कैसा है? एंड mating display. So basically these dancing frogs exhibit a unique mating behavior that is characterized by foot flagging. मतलब males extend their legs and wave their webbed toes. So this visual displays helps in attracting the female mates and it is signaling to the rival males also. Habitat में ये prefer करते हैं thick canopy, मतलब 70 to 80%, and they are found near slow moving perennial streams within Western Ghats. Threat ये है कि दे आर थ्रेटेंड बाय, जैसे लैंड यूज चेंज हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड पॉपुलेशन इनकी जो थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव स्पीशीज दैट इज मॉस्किटो फिश ऑल्सो. बाकी इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गए, वाटर पोल्यूशन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसकी वजह से देर आर थ्रेट्स. कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर conservation initiatives such as Wildlife Trust of India's amphibian recovery project, they are working actively to address the challenges that are posed, right? Conservation action planning. So all these efforts include information sharing, capacity development, training, advocacy, right? So this is the thing. This was all about today. उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें पसंद आई हो. पसंद मतलब अब इसमें पसंद तो क्या ही करना है, कोई शॉपिंग साइट तो नहीं है ये. पसंद आने का मतलब ये है कि देखो मैं ये बोलूँगी आर्टिकल्स आपके इंटरेस्ट के होने चाहिए, तो वो हर बार नहीं होता है. हमें यूपीएससी के हिसाब से चलना है. कुछ आर्टिकल जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, आई मेक श्योर कि मैं बहुत ही स्क्रैच से शुरू करती हूँ ताकि हर एक को साथ में लिया जा सके. कोई भी डाउट होता है, आई एम रिपीटिंग इट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई मीट यू ऑन मंडे नाउ विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. मंडे टू सैटरडे हमने जितना भी कवर किया है, मेक श्योर दैट यू रिवाइज. संडे आपके पास आ गया है, रिवाइज करना, फिर मंडे को मिलेंगे विद अदर सेट. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.